गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आगे की बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और आज का मेरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं इसके डायग्राम के साथ और इसके डायग्राम को समझाते हुए मैं आगे ले चलूँगा इस टॉपिक को, और बीच बीच में मैं आपसे कुछ अपनी पर्सनल बातें भी आपके साथ करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ज़रा ध्यान से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ओरली। विद्युत द्विध्रुव जो है वो एक तरीके का क्या है, सिस्टम है। क्या है? सिस्टम, जिसे आप कहते हो हिंदी में निकाय। यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे आपको दो आवेश दे रखे हैं बिंदुओं पर, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्या दे रखा है, बिंदु ए और बिंदु बी पर। ए बिंदु पर क्या है, माइनस आवेश, और बिंदु बी पर क्या है, प्लस क्यू आवेश। तो ये क्या बन गया, एक द्विध्रुव। और मैंने आपको अक्षीय रेखा भी बताया था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उसकी क्या कहलाती है, अक्षीय रेखा। अब क्या है, हमारे टॉपिक है कि अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु हमने लिया है और उस बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गई अक्षीय रेखा, इसको मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा, और बिंदु O जो है इसका मध्य बिंदु कहलाएगा। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P। ये देखिए आपके सामने ग्राफ में लिखा हुआ है, बिंदु P लिया है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किसके कारण? इस विद्युत द्विध्रुव के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान बनेगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। माना हमने विद्युत बिंदु B पर क्या लिया, एक परीक्षण आवेश Q0। मैंने आपको बता दिया कि परीक्षण आवेश बहुत न्यूनतम मान का लिया जाता है। इसके मान को क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है, ठीक है बेटा। अब आप इसको कि यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 लिया गया बिंदु P पर, तो हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। अब क्या हो जाएगा इसके लिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। मैं आपको समझा देता हूँ इस ग्राफ को और अच्छी तरीके से। बिंदु O और P के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, R, ठीक है। और A और B के बीच की दूरी जो होती है, तल्प दूरी, ये होती है 2a। तो O और P के बीच में जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, R प्लस a। यहाँ पे लिख देता हूँ R प्लस a, ठीक है। ये लिखा हुआ है, वैसे समझ में आया। यहाँ पे A और P के मध्य जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, R प्लस a। इसी तरीके से B और P के मध्य की दूरी कितनी निकलेगी, R माइनस a, क्योंकि ये टोटल दूरी कितनी है, R, और ये कितना है, a। तो ये लेस होकर कितना हो जाएगा, कम होकर R माइनस a। आगे आपको बात समझ में, ये दूरी निकाली हुई है आप लोगों के लिए। चलिए अब चालू करते हैं अपना इस विशेष टॉपिक को। तो अभी मैंने आपको ग्राफ समझाया, डायग्राम समझाया। डायग्राम देखिए, आप समझिए, बार बार इसे देखिए आप लोग। डायग्राम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरह आपको कवर हो पाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वो कितना है, वो माना E1 है, ठीक है। वो मान लिया हम लोगों ने E1 है। और इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, E1 की जो दिशा होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक सदिश राशि है, क्योंकि उसकी भी एक दिशा होती है क्षेत्र की। तो E1 जो होगा वो किस दिशा में होगा, उसकी दिशा होगी बेटा B से P की ओर। क्यों होगी, क्योंकि इस पर भी कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश, आप देख सकते हैं। और परीक्षण आवेश भी कैसा माना जाता है, धनात्मक आवेश। तो जो आवेश है प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल त्रिज्य रूप से बाहर की ओर लगेगा। तो क्या होगा, जिसकी वजह से इसकी दिशा क्या बन जाएगी, B से P की ओर। तो इसकी जो दिशा होगी वो कैसे हो जाएगी, B से P की ओर। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, इस E1 का मान निकलेगा कितना, ठीक है। आप जरा पुराने टॉपिक्स को याद कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र किसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर लगने, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो E1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, ठीक है, अपॉन
Q0। समझ में आया? फॉर्मूला कैसे बना? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E1 का मान किसके बराबर आएगा? उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखा जाएगा। अब देखते हैं आगे। देखिए E1 वेक्टर बराबर, ठीक है, F। अब यहाँ पे आपको बल का मान दे रहे हैं, विद्युत बल का मान। अब आप जानते हैं विद्युत बल का मान दो आवेशों के मध्य में किसके नियम से निकाला जाता है? वो निकाला जाता है कूलाम के नियम से। अब इस F का मान जो निकालोगे वो किसके मान से निकलेगा? कूलाम के नियम से, क्योंकि दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल हमेशा किस नियम से निकाला जाता है? कूलाम के नियम से। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं बेटा। आप ये मत सोचिए एक नए टॉपिक आता है तो पुराने टॉपिक को भूल जाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं नए टॉपिक में पुराने टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, उसका उपयोग हो रहा है पुराने टॉपिक्स का। तो आप पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे, विद्युत बल भूल जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप नहीं निकाल सकते। इसलिए आप याद रखिए कि विद्युत बल का मान कूलाम के नियम से ही निकाला जाता है। तो वो कितना होगा विद्युत बल का मान? अब कौन से दो आवेशों के मध्य लग रहा है? एक तो लग रहा है प्लस Q आवेश और ये लग रहा है Q0 आवेश के मध्य। तो इन दोनों आवेशों के मध्य विद्युत बल का मान लगेगा। और देखिए वो मान, वो सूत्र क्या होता है? आपको याद होगा कूलाम का नियम, K, ठीक है, Q ये वाला प्लस वाला, और ये हो जाएगा आपके लिए Q डॉट। आ रही है आपको बात समझ में? मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप ब्लैक बोर्ड पर बस ध्यान से देखते रहिए। ये K कूलाम के नियम के अनुसार आनुपातिक समानुपाती नियतांक है K, जिसका मान मैं आपको ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ। कई टीचर क्या करते हैं, K का मान यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी करते हैं, जैसा कि आपको पता है नियतांक है, ये इसका नियतांक वैल्यू है। तो आप चाहें तो K की जगह ये रख सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ टीचरों की कॉपी देख रहा हूँ जिसमें ये मान रखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिए K का मान ये रख सकते हैं आप यहाँ पे, अपॉन क्या हो जाएगा Q0, और ये हो जाएगा दूरी स्क्वायर। कूलाम के नियम में क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दूरी क्या है? दूरी देखिए ये वाली, बिंदु B और P के मध्य दूरी कितनी है? r-a। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? r-a का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब इसमें एकांक सदिश लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दिशा है, और जहाँ दिशा का मान आता है, दिशा का ज्ञान होता है, वहाँ क्या लगाते हैं? एकांक सदिश। तो क्या हो जाएगा? P कैप। ठीक है, इसकी दिशा किस तरफ होगी? B से P की ओर, यानी कि B से P की ओर। अब एक बात जरा ध्यान दीजिए, नोटिस दीजिए, मैंने BP वेक्टर की ओर साइन लगाया है। क्यों? क्योंकि विद्युत बल की दिशा भी इधर होगी और विद्युत द्विध्रुव की दिशा भी इधर ही है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और विद्युत द्विध्रुव की दिशा एक ही दिशा में है, इस वजह से यहाँ पे प्लस साइन आया, ये माइनस का नहीं आया। एकांक सदिश माइनस का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा वो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण प्लस का एकांक सदिश लिया गया। ठीक है, आप इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P पे विद्युत क्षेत्र तो निकाल लिया, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? दोनों बिंदुओं के कारण। तो अभी बिंदु A पर उपस्थित माइनस Q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा। तो मैं अभी दूसरी लाइन और लिख रहा हूं आपके लिए। बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिंदु A पर स्थित माइनस Q, ये रहा माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, वो कितना माना है हमने? E2। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? सदिश। तो वेक्टर का साइन लगा दिया आपने। अब इसका मान भी किसके बराबर होगा? फॉर्मूले या डेफिनेशन की परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लगने वाले विद्युत बल के बराबर, किस पर? परीक्षण आवेश पर। तो ये कितना हो जाएगा? F वेक्टर अपॉन Q0। जो यहाँ पे लगेगा वही इस पे लगेगा। भाई विद्युत बल तो सेम है दोनों के लिए, इसलिए जो विद्युत बल परीक्षण आवेश पे लग रहा है वही E2 के बराबर होगा, और जो विद्युत बल परीक्षण आवेश यहाँ लग रहा है वो E1 के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर। देखिए, लेकिन उसकी जो दिशा होगी
वो दिशा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे E2 वेक्टर की दिशा क्या होगी, P से B की ओर होगी। क्यों होगी, क्योंकि विद्युत बल की जो दिशा होगी वही होगी उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव तो इस दिशा में जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव तो इस दिशा में जा रहा है, माइनस Q से प्लस Q की ओर, लेकिन विद्युत बल की दिशा क्या है, P से B की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही हो जाएगी। आगे आपको समझ में। तो E2 की दिशा क्या होगी, विपरीत ओर। अब जरा यहाँ से देख सकते हैं आप, E1 की दिशा इधर है और E2 की दिशा इधर है। कारण, क्योंकि ये इस पर माइनस Q आवेश के कारण, और ये E1 क्यों है, प्लस Q आवेश के कारण। दिशाओं में ये एक दूसरे से क्या है, विपरीत है। तो इसका मान निकालोगे तो E2 का मान क्या हो जाएगा, इसी तरीके से E2 वेक्टर बराबर F वेक्टर। अब वही कूलाम का नियम लगेगा, और कूलाम का नियम अब किसके बीच में लगेगा, माइनस Q और Q0 के मध्य। बात समझ में आ रही है। पहले हमने किसके मध्य लगाया था, प्लस Q और Q0 के मध्य। अब की बार कूलाम का नियम लगेगा माइनस Q और Q0 के मध्य, क्योंकि दो आवेशों के मध्य जो विद्युत बल निकाला जाता है वो निकाला जाता है कूलाम के नियम से। तो F का मान कितना हो जाएगा, K, वही समानुपाती नियतांक Q0, ठीक है, ये आपके लिए हो गया। और ये वाला आवेश जो है इसका परिमाण ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन नीचे Q0 फॉर्मूले के अनुसार, और दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, ऊपर देख सकते हैं आप, A से बिंदु P के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, R प्लस A। देखिए ग्राफ है आपको दिखाई दे रहा, बिंदु A से बिंदु P के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, R प्लस A, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एकांक सदिश कितना हो जाएगा, माइनस P कैप। इसका रीजन भी बता देता हूँ आपको मैं, क्यों किया हुआ है, ठीक है। माइनस P कैप क्यों किया हुआ है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो है वो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, इस माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, इस प्लस की ओर, और जो इसकी दिशा है विद्युत बल की दिशा वो प्लस से इधर अंदर की ओर आ रही है, क्योंकि ये आवेश को खींच रहा है, परीक्षण आवेश को खींच रहा है। तो विद्युत बल की दिशा इधर है और विद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर है, तो अपोजिट दिशा में होने की वजह से इसका एकांक सदिश लिया गया है, ऋणात्मक लिया गया है। समझ में आया। और ये हो जाएगा, इसकी दिशा हो जाएगी, देखिए इसकी दिशा क्या है, B से P की ओर, B से P की ओर, और यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी PV वेक्टर, ठीक है, PV दिशा में। ये क्लियर करना है आपको, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब देखिए दो समीकरण आपके निकल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दो विद्युत क्षेत्र के मान प्राप्त हुए हैं। समीकरण 1 या आप देख सकते हैं, और समीकरण नंबर 2 से आप विद्युत क्षेत्र सेकंड देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो टाइटल है, हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अब बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र के मान प्राप्त हुए हैं वो अलग अलग दिशाओं में हैं, देखिए सकते हैं आप, अलग अलग दिशाएं हैं, ठीक है, लेकिन इनके परिमाण क्या है, समान है। तो अब इनको क्या करेंगे, इनका परिमाण जो समान होने पर इनको कुल मान निकाला जाएगा। तो बिंदु P पर इसी तरीके से आगे करेंगे हम लोग, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान वो कितना हो जाएगा, E वेक्टर, लेकिन वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर। तो आप E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर जोड़ देंगे, योग कर देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बिंदु P पर हमने दो विद्युत क्षेत्र के मान निकाले, एक इस दिशा में और एक इसके विपरीत दिशा में, लेकिन अभी बिंदु P पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए। किसकी वजह से, इस द्विध्रुव की वजह से, इस लग बनने वाले विद्युत द्विध्रुव की वजह से, ठीक है। और इस बनने वाले विद्युत द्विध्रुव की वजह से कुल मान जब निकाला जाएगा तो वो दोनों के विद्युत क्षेत्र के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं इसके मान रखने जा रहा हूँ, और जरा आप ध्यान से देखना इधर, E वेक्टर बराबर E1 का मान कितना है, K Q, आप देख सकते हैं यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, K Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर, और यहाँ दिशा कैसी है, P कैप, ठीक है। इसी तरीके से इसे आप लोग जोड़ोगे तो E2 का मान रखेंगे यहाँ पे, तो E2 का मान कितना है, यहाँ से Q0 से Q0 कट जाएगा, परीक्षण आवेश से परीक्षण आवेश, बचेगा क्या, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर।
तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ दिशा कैसी हो गई, विपरीत, माइनस पी कैप। ठीक है, आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों के मानों को समीकरण में रख दिया है। इस समीकरण में तो दोनों के मान को रखने पर क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा वो बाहर आ जाएगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है मैं थोड़ा ऊपर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया ये समीकरण लास्ट का। अब मैं इसके ऊपर करने जा रहा हूँ और जरा ध्यान से देखिए। अब बची हुई है कैलकुलेशन, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची हुई है, वो आप मेरे साथ करिए। ठीक है, तो देखिए ई वेक्टर यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र, कॉमन ढूंढिए इनमें से क्या है। तो कॉमन क्या होगा आपके लिए मिलेगा, के क्यू, और यहाँ भी के क्यू मिल रहा है। तो इस के क्यू को बाहर ले लीजिए। अब थोड़ा बात कर ले तो यहाँ पे अगर आप किताब में देख रहे हैं तो इस के का मान ये लिखा होगा वहाँ पे, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, या आप नोट्स में आप पढ़ रहे हो कहीं तो आपको के का मान ये लिखा होगा जो आपने पहले भी पढ़ चुके हो, क्योंकि यह अनुपातिक नियतांक मान है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप के रख दीजिए चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन जी, नोट लिख दीजिए। तो के क्यू बाहर आ गया है, बचा क्या यहाँ पे, कॉमन लेके 1/r(a) का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस कॉमन है, बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा इनमें तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी कैप। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब करेंगे क्या, दूसरी पंक्ति में देखिए, दूसरी लाइन में के क्यू का मान वही है, और अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना है आपको। अब एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, r माइनस ए स्क्वायर और r प्लस ए स्क्वायर का जो एलसीएम आएगा वो होगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने गुणनखंड विधि में ये सूत्र पढ़े होंगे। और ऊपर क्या हो जाएगा, r प्लस ए स्क्वायर माइनस r माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिससे कि आपको खुद करनी भी है। अब क्या करेंगे, ई वेक्टर बराबर के क्यू, अब इसे खोलिए। अब ये किससे खुलेगा, देखिए r प्लस ए स्क्वायर, मैथमेटिक्स में गुणनखंड विधि का यूज़ कीजिए इसमें, वो खुलेगा a प्लस बी स्क्वायर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। तो मैथ में क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों गुणनखंड के सूत्र आपने पढ़े होंगे। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या खुलेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, और इसी तरीके से इसे आप खोल के चलिए। मैं ऐसे ब्रैकेट अपने आप या शुरू में ही खोलते जा रहा हूँ, आप चाहे बाद में भी खोल के देख लेना। r स्क्वायर प्लस का होगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो किसका हो गया, माइनस का r स्क्वायर। इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस का अंदर आएगा सूत्र के साथ, लेकिन बाहर माइनस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर। लेकिन माइनस 2ar अंदर किसका है, माइनस का, लेकिन बाहर आते किसका हो जाएगा, प्लस का 2ar, ब्रैकेट बंद, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही है बात ये सारी की सारी। मैंने कुछ नहीं किया, केवल दो सूत्रों से इनके फॉर्मूले को खोल लिया है। ठीक है, अब देखिए आप लोग आगे की तरफ, बाहर क्या चल रहा है, पी कैप। इसको भूलना नहीं है, कहीं आप इसे लगाना बंद कर दें, ये लगाते हुए चलना है हाथ के हाथ। अब देखिए अगली लाइन में के क्यू, ये तो बाहर है ही, क्या कट गया, काटिए आप, इसमें जो संख्या कट रही है, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस माइनस का, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस माइनस का, ये प्लस का जुड़ जाएंगे, और ऊपर हो जाएगा 4ar, और नीचे क्या बचेगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बचा पी कैप। समझ में आया आपको सारी बातें। अब तक मैंने कहा था आपसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही इसमें बची हुई है, कोई भी कंसेप्ट नहीं है, किसी भी तरीके से अलग कोई नियम नहीं लगाएगा, केवल कैलकुलेशन है। अब आगे चलिए, जरा इसको खोलना है। ऐसे आपको पता है विद्युत द्विध्रुव के अनुसार ई वेक्टर बराबर, विद्युत द्विध्रुव के अनुसार क्या होता है, परिभाषा के अनुसार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट लगेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो क्या होता है, P वेक्टर बराबर 2a(q), यानी कि 2a वेक्टर q। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव, इससे जस्ट की पहली वीडियो में मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझाया था,
जहाँ पे सूत्र बना था P वेक्टर बराबर 2A वेक्टर Q। तो देखिए यहाँ से K तो बाहर है ही, Q बाहर है ही। अब इसे आप खोलोगे तो 2 इंटू 2A कर सकते हो आप, ठीक है, और ये हो गया आपके लिए R। समझ में आया? और नीचे चल रहा है आपके लिए R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये तो चल ही रहा है आपके लिए P कैप ब्रैकेट में। समझ में आया? मैंने खोल दिया बस, 4A को क्या कर दिया, 2 इंटू 2A इंटू R, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने इसलिए खोला क्योंकि मुझे ये सूत्र बनाना है, विद्युत द्विध्रुव की कल्पना या विद्युत द्विध्रुव का रूप लेना है इसमें। तो देखिए 2AQ किसके बराबर हो जाएगा, P की जगह। तो आप इस 2AQ की जगह क्या लिख सकते हो, PA वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर K तो बाहर है ही, K की जगह मल्टीप्लाई में हो जाएगा P वेक्टर, और क्या हो जाएगा 2 बचा और ये बचा R, और नीचे क्या है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर P कैप, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप इस वेक्टर को हटा देना आप, यहाँ वेक्टर इसलिए हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है दूरी के साथ, इसलिए यहाँ वेक्टर आया। यहाँ दूरी के साथ वेक्टर नहीं है इसलिए वेक्टर हटा दिया, वो गलती से मैंने लगा दिए थे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2R आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके लिए K, और P, अब P इंटू P कैप, जरा ध्यान से देखा, एकांक सदिश P कैप किसके बराबर होता है, किसी के वेक्टर में उसके परिमाण का भाग देने पर एकांक सदिश मिलता है। तो P वेक्टर P कैप इंटू P बराबर किसके हो जाएगा, P वेक्टर का। तो अब यहाँ पे P वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझ में आ गया एकांक सदिश कैसे निकलता है, किसी भी सदिश में उसी के परिमाण का भाग देने पर एकांक सदिश मिलता है। तो P कैप और P का इंटू जब होगा तो हो जाएगा P वेक्टर के बराबर। तो अब इस P वेक्टर को आप यहाँ रख सकते हैं, तो ये हो गया P वेक्टर, ठीक है। और जरा नीचे चल रहा है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये तो P कैप यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आप ये मत पूछना कि सर ये P कैप कहाँ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे, ठीक है। P कैप मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब जब हमने विद्युत द्विध्रुव को निकाला था तो निकालने पर हमें क्या मिला था, विद्युत द्विध्रुव के बारे में निकालने पर R का मान A से बहुत ज़्यादा, ठीक है बेटा। लास्ट स्टेप पर में पढ़ लिया होगा। देखिए जब भी मैं कभी स्टेप उतारूं और वीडियो आगे चलती रहे, आपको लगता है कि भाई दिक्कत हो रही है हमें कॉपी करने में, तो आप 2-3 स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच में, जिससे कि आपको बाद में आप स्क्रीनशॉट खोल के देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो आराम से। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने एक एक स्टेप आपको खोल के बताया है, कोई भी डायरेक्ट स्टेप नहीं की हुई है। अब देखिए मैं ज़रा डायग्राम पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि मैं एक R स्क्वायर और A स्क्वायर के बीच में कंपेयर करूँगा। जब विद्युत द्विध्रुव बनाया था तो वहाँ पे इस दूरी को अत्यल्प माना था। क्या कहा था विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार कि दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है वो कैसी होती है, अत्यल्प, माने बहुत कम, नगण्य के बराबर। इसलिए A स्क्वायर को यहाँ पर कैसा मान लिया जाएगा, नगण्य, नगण्य मानकर छोड़ दिया जाएगा। किसकी तुलना में, R स्क्वायर की तुलना में। यानी कि जो दूरी A है वो R की तुलना में क्या है, बहुत छोटी है। वो R दूरी क्या है, वो R दूरी भी बता देता हूँ मैं आपको ग्राफ में। आपको R दूरी में बताया था, R दूरी जो थी वो बिंदु O से दूरी थी बिंदु P की, यानी कि ये जो दूरी थी वो थी R, और ये जो दूरियां हैं वो कितनी है, A। तो R का मान A की तुलना में बहुत बड़ा है और A का मान बहुत छोटा है, जिसकी वजह से A स्क्वायर को कर दिया आपने नगण्य, तुलना उपेक्षा कर दी, और R स्क्वायर की मान को इसमें रख दिया। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आ जाइए अगली स्टेप पे। तो ये हो जाएगा E वेक्टर बराबर, ये हो गया 2K P वेक्टर इंटू R, और देखिए इसको खोलिए तो ये खुल जाएगा R स्क्वायर, और R स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, R4, ठीक है। और A स्क्वायर को आपने 0 मान के या नेगलेक्ट मान के उपेक्षा कर दिया तो बचा था R4। अब इस R से एक R कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा कितना, R3। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, अब जो प्रॉपर इसका फॉर्मूला है वो निकल कर आ रहा है, वो ध्यान से देखिए। E वेक्टर बराबर 2K P वेक्टर अपॉन R3।
ये होगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का या विद्युत क्षेत्र का कुल मान। ये किस पे निकला है? P बिंदु पर। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुल मान आता है 2K P/r3। अब जरा इस सूत्र से एक बात ध्यान देखिए। अब वो क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, और वो चीज़ है बेटा कंपेयर। तो यहाँ पे अगर तुलना की जाए ई वेक्टर के मान के साथ तो ये हो जाएगा 1/r3 तुलना करने। इसका मतलब क्या है? किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के बढ़ने के साथ घटता है, तेजी से घटता है। तो इसका क्या मतलब है? ई वेक्टर समानुपाती r⁻³ यानी कि जितना दूरी बढ़ती जाएगी तो उतना विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा, या विद्युत क्षेत्र का मान जितना बढ़ेगा दूरी उतनी साथ घटती जाएगी, तीव्रता के साथ कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये इसका तुलनात्मक अध्ययन निकाला जाता है। आगे बात समझ में? ये था किसी भी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र का कुल मान निकाला जाता है। ठीक है, लगा करते हैं। चलो बच्चों देखो, आज मैंने आपको ये टॉपिक कराया और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप घर बैठ के बहुत अच्छी तरह करेंगे, इसे रिवीजन करेंगे, इसके ऊपर रिवाइज करेंगे। आप देख सकते हैं कोई छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं, प्रैक्टिस मांगता है ये टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, पिछली कुछ पुरानी वीडियोज़ में मुझे बहुत अच्छी कमेंट मिल रहे हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों की तरफ से, तो मैं उतने ही उत्साह के साथ एक नई वीडियो बना रहा हूँ डेली आपके लिए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके पूरे मार्क्स, मैं आपको पूरे मार्क्स देने की गारंटी मैं लेता हूँ आपके साथ। अगर आप मेरे साथ, आप भी मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, तो हमारी मेहनत ज़रूर सफल होगी। और हम लोग ये सोचते हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, उतने ही सक्सेसफुल आप हो जाओगे। देखिए, आप औरों के कहने पे भटकिए मत, कहीं जाना नहीं है आपको, किताब से दूर मत जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है। और दूसरी बात, उसमें इस पढ़ाई के दौरान, इसी पढ़ाई से मैं आपको पूर्ण नंबर दिलाने की पूरी उम्मीद भी करता हूँ, पूरी आशा करता हूँ। लेकिन आप मेहनत को ना छोड़िए, ध्यान भटकाना बंद कीजिए सब तरफ से जो आपको उसे कहा जा रहा है। ठीक है, अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे देते रहिए, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहे और आगे नई नई वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर क्लियर करूँ, अच्छी बातें आपके साथ की जाए, अच्छे टॉपिक्स आपके साथ क्लियर की जाए। नोट्स बनाते रहिए। दूसरी बात, पुरानी वीडियोस को रिवाइज ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये पुरानी वीडियोस को छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? आप केवल कॉपी भर, आपको कॉपी नहीं भरना है, नोट्स बनाने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस घर पे करते रहना है। क्योंकि जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि ऑनलाइन जो पढ़ाई की जा रही है सब व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं है। जिस दिन भी ऑनलाइन के बाद आपके ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी, उसमें आपसे सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो उस समय आपकी काम आएगी, फ़ायदे होगी। और आपको भाई अच्छा ही है, पढ़ाई आप लोगों ने कर चुके हो तो आपको ही मदद मिलेगी, क्योंकि अब टाइम पीरियड तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट टाइम में आपको बहुत सारा सिलेबस भी करना है। तो आप ऑनलाइन पढ़ाई को केवल एंजॉय के साथ साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।